दोस्तों, जिस गलती से हम सीख लेते हैं वह गलती नहीं है, एक सीख है। ठीक है, तो यार रोजमर्रा के जीवन में आपसे भी बहुत सारी गलतियां होती होंगी, मुझसे भी होती है। मेरी इंटेंशन तो ये होती है कम से कम गलतियां हो आगे चलकर, और जो हो चुकी गलतियां वैसी सिचुएशन आगे आएगी तो यार रिपीट नहीं होंगी मिस्टेक्स। ठीक है, उम्मीद है आपका भी ऐसा टेम्परामेंट रहता होगा, क्योंकि ये जीवन की जो भागदौड़ है, जो जर्नी इतनी लंबी भी नहीं है, इसमें अनेकों गलतियां कर देंगे और उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। मेरी तो इंटेंशन इतनी सी होती है, जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई है तो इससे हम क्या सीख ले सकते हैं ताकि आगे ये गलतियां रिपीट ना हो, और इस जैसी कोई सिचुएशन आ जाए तो यार वह सिचुएशन फिट ना बैठे बिल्कुल भी। वहां गलती का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। फिट ना बैठे किस अंदाज में कि फिर से वही गलती रिपीट ना हो। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं आपको। और यार अगर डेली बेसिस पर जो लिमिटेड से ऑप्शंस आपके आसपास रहते हैं, मिलते हैं, उनमें अपने आप को आप परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, यही बहुत बड़ी बात होगी। यही चीज आपको अपनी जर्नी में काफी आगे लेकर चली जाएगी। उम्मीद है यार आप पॉजिटिव टेम्परामेंट के साथ खूब सारे एफर्ट्स डालते होंगे आगे बढ़ने के लिए, और एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच आपके अंदर यार बनी रहती होगी, चैनलाइज होती होगी, इसका संचार रहता होगा। अगर ऐसा कुछ है तो यार फिर कोई घबराने की बात नहीं है। गलतियां तो मैक्सवेल भैया से भी हुई थी, वैंडरवॉल भैया ने उनको ठीक किया और अपनी खुद की एक इक्वेशन, शानदार इक्वेशन यार बना दी। दैट इक्वेशन इज वैंडरवॉल गैस इक्वेशन, आप जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस प्यारे से सेशन में। इस सेशन में हम वैंडरवॉल गैस इक्वेशन की बात कर रहे होंगे, उन खूबसूरत बातों की बात कर रहे होंगे जो कि यार वैंडरवॉल भैया ने पहले सोची और फिर अपने अंदाज में बयां की। पहले जानेंगे कि मैक्सवेल भैया से कौन कौन सी मिस्टेक हो गई थी। मैक्सवेल मेड 2 रॉन्ग अजम्पशन, 2 गलतियां हुई उनसे। पहली गलती तो यह थी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एट ऑल कंडीशन। जी नहीं, सभी कंडीशन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं होगी। गैस पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं होगी। पहली मिस्टेक ये थी। दूसरी मिस्टेक, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस के मॉलिक्यूल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है ये नेग्लिजिबल है, गलत बात है। यार गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, कुछ तो ऐसी वॉल्यूम होगी गैस के मॉलिक्यूल की जो कि जिस वॉल्यूम में वो खुद हैं वो एक्सक्लूड कर रहे होंगे, उस वॉल्यूम में दूसरे मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते होंगे। जितनी जगह मैंने इस रूम में घेर रखी है इस जगह में कोई और नहीं आ पाएगा। अरे इसमें तो मेरी एग्जिस्टेंस है। अगर मैं मैटर हूं, हाँ बिल्कुल हूं, मैटर हूं, मैं स्पेस ऑक्यूपाई करता हूं, तो इस स्पेस में कोई दूसरी वस्तु नहीं आ सकती है। तो फिर कंटेनर में जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स ने यार कुछ ना कुछ वॉल्यूम को एक्सक्लूड किया होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस होती है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल। तो कंटेनर की वॉल्यूम में से हमें उस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को माइनस करना होगा, तभी तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स हमें मिल पाएगी। यानी फ्री वॉल्यूम फ्री फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को माइनस करना होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को माइनस करना होगा, तभी तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस पार्टिकल्स, ठीक है, मिल पाएगी। यानी वॉल्यूम ऑफ गैस मिल पाएगी, इसी को बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ गैस। अब देखिए, गैस पार्टिकल्स के बीच होगी अट्रैक्शन, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो गैस पार्टिकल वॉल के साथ कोलाइड करने वाला है, इसको ये वाले पार्टिकल जो इसके पीछे होंगे, इसके बगल में होंगे, खींच रहे होंगे। ये वाले जो पार्टिकल्स हैं इसके पीछे हैं,
बगल में हैं, ये खींच रहे होंगे जो पार्टिकल यार कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक करने वाला है। बात करते हैं इस पार्टिकल की, ठीक है। इस पार्टिकल को ये वाले पार्टिकल खींच रहे हैं, इस प्रकार से। तो क्या है यहां पर, एफ अट्रैक्शन 0 है, एफ नेट 0 जी नहीं, इस केस में एफ नेट नॉन 0 है। लेकिन 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 जो मैक्सवेल भैया ने माना कि गैस पार्टिकल्स में किसी प्रकार की कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी, गलत है। अट्रैक्शन तो होगी। बॉन्डिंग में आपने यार जरूर अंडरस्टैंड किया होगा, मॉलिक्यूल्स एटम्स के बीच इंट्रैक्शन होती है, वैन डर वाल इंट्रैक्शन होती है। अगर आपने बॉन्डिंग को नहीं अंडरस्टैंड किया तो यार टेंशन मत लीजिए, बॉन्डिंग के सारे लेक्चर्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। ये वाला चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको यार बॉन्डिंग की ही लेक्चर सीरीज मिल रही होगी। काफी कुछ आपके लिए यार लेकर आ रहा हूं, जल्द ही वेट कीजिए। 2 to 3 डेज का आप देखना, 11th क्लास की 2-2, 3-3 चैप्टर यार पैरेलल में स्टार्ट हो जाएंगे। आप सोचेंगे ऐसा कैसे, इंसान तो वही है, ऐसा कैसे हो पाएगा? क्योंकि यार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने और कल ही आपको पता चल रहा होगा। देखना इस लेक्चर के साथ में एक और लेक्चर आपको मिल रहा होगा। चलिए ये बात क्लियर है। ये वाली अजम्पशन मैक्सवेल भैया से गलत हुई, जिसको वैन डर वाल भैया ने ठीक कर दिया। कोई टेंशन नहीं है, करेक्शन कोई करे, हमारे तक जो बात है ये सही पहुंचनी चाहिए। मेन मुद्दा तो यार हमें अंडरस्टैंड करना है, एग्जाम तो हमें देना, हमें फोड़ना है। तो ये वाली बात क्लियर है। दूसरी बात, मैक्सवेल भैया से देखना ये गलत हुई। कंटेनर की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल, जो फ्री वॉल्यूम है, मैक्सवेल भैया ने मान लिया पूरा कंटेनर ही गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए अवेलेबल रहेगा, पूरी वॉल्यूम ही गैस पार्टिकल की मूवमेंट के लिए अवेलेबल रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, गैस पार्टिकल कुछ वॉल्यूम को खुद ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, एक्सक्लूड कर रहे होंगे कुछ वॉल्यूम को। मतलब कंटेनर की वॉल्यूम में से ये वाली वॉल्यूम माइनस होनी चाहिए, तभी तो फ्री वॉल्यूम मिल पाएगी। ये काम किसने किया? ये काम यार वैन डर वाल भैया ने किया। यानी वैन डर वाल भैया ने अट्रैक्शन के लिए प्रेशर करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस की और वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस की। बात करेंगे प्रेशर करेक्शन टर्म की। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स सफर इनवर्ड पुल। जो मॉलिक्यूल यार कंटेनर की वॉल के साथ टकरा रहे हैं, इनको पीछे से दूसरे मॉलिक्यूल जो होंगे एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये मॉलिक्यूल यार खींच रहे होंगे। तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे होंगे। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल सफर्स एन इनवर्ड पुल फ्रॉम सराउंडिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। देयरफॉर मॉलिक्यूल विल स्ट्राइक द अपोजिट वॉल विद रिड्यूस्ड स्पीड। हाँ, कम स्पीड से यार मॉलिक्यूल टकरा पाएगा। पीछे से अगर खींच लिया जाएगा, आप भाग रहे हैं ऐसे और पीछे से मैं आपको पकड़ लूं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ऐसा इन मॉलिक्यूल्स के साथ होगा। देयरफॉर दे एक्सर्ट लेसर प्रेशर। जी हां, रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस के प्रेशर से कम होगा। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस अट्रैक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसे बोल दिया गया इनवर्ड पुल। क्या बोल दिया गया? जिसे इनवर्ड पुल बोल दिया गया, ठीक है, इनवर्ड पुल। Therefore, they exert lesser pressure। इस वजह से यार देखना लेसर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। यानी इस केस में अगर हमें पी रियल में कुछ ऐड करना हो ताकि पी आइडियल के इक्वल हो जाए, तो इस पी डैश को क्या बोलेंगे? इस पी डैश को प्रेशर करेक्शन टर्म बोला जाएगा। जी हां, अगर हमें पी रियल में कुछ ऐड करना हो, पी डैश ऐड करना हो,
अरे कम तो ये है, इसमें कुछ ऐड करना होगा, तो ये इक्वल होगा पी आइडियल के। तो पी डैश क्या होगा यहां पर, पी डैश होगा प्रेशर करेक्शन टर्म। हाँ इसकी वैल्यू कम है, जैसे ये 7 है ये 10 है, 7 में कितना ऐड करेंगे 10 के इक्वल हो जाए यार, 3 ऐड करना होगा, तो ऐसे ही इसमें पी डैश ऐड करना होगा ताकि पी आई के इक्वल हो जाए। दिस इज कॉल्ड प्रेशर करेक्शन टर्म, करेक्शन टर्म। ये जो प्रेशर करेक्शन टर्म है ये किसके इक्वल आएगी देखते हैं। ये जो प्रेशर करेक्शन टर्म है इसे हम कैसे फाइंड कर रहे होंगे। एक डिब्बा बना लो, एक कंटेनर को कंसीडर कर लो, ठीक है, कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसमें गैस के क्या है मॉलिक्यूल्स है। ये वाले मॉलिक्यूल्स मान लेंगे कंटेनर की वॉल के साथ यार स्ट्राइक कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है, टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं। इनके पीछे यहां मॉलिक्यूल्स होंगे, बिल्कुल होंगे, जो इनको खींच रहे होंगे। अगर हम टकराने वाले किसी एक मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। जैसे इसकी बात करें, इसको ये खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा। इसकी एफ नेट क्या होगी, एफ नेट नॉन जीरो होगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल यहां देखिए बल्क में प्रेजेंट, बीच में प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, इसकी एफ नेट की बात की जाए, इसकी एफ नेट की बात की जाए, इसकी एफ नेट जीरो होगी, इसकी एफ नेट की बात की जाए, इसकी एफ नेट जीरो होगी, ठीक है। लेकिन हमें तो यार यहां पर प्रेशर करेक्शन टर्म की बात करनी है। प्रेशर करेक्शन टर्म तो यार इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम होने से, इन मॉलिक्यूल्स पर इनवर्ड पुल लगने से, एफ नेट के नॉन जीरो होने से इन्वॉल्व हुई है। मतलब ये जो प्रेशर करेक्शन टर्म है इस एफ नेट के नॉन जीरो होने की वजह से यहां पर इन्वॉल्व हुई है। तो ये जो पी डैश है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी यार नंबर डेंसिटी के, किसके, नंबर डेंसिटी के, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which are attracting the, और नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ज्यादा अच्छा नंबर डेंसिटी की बात करें, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स which are attracting the other molecules, attracting the molecules undergoing collision with walls of container। देखिए जो मॉलिक्यूल यार कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को जो मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ बुला रहे हैं, खींच रहे हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स, ये अगर ज्यादा डेंस हुए तो ज्यादा खींच पाएंगे। इनकी डेंसिटी अगर ज्यादा हुई, नंबर डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल्स का नंबर बाय वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। अगर इनकी डेंसिटी ज्यादा हुई, केवल नंबर ज्यादा होने की बात नहीं कर, इनकी डेंसिटी ज्यादा हुई, ये ज्यादा डेंस हुए, इतनी वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हुए तो पीछे से ज्यादा खींच पाएंगे। इस रूम में
कोई इंसान दौड़ रहा था, इसी रूम में 4 लोग उसको पीछे से पकड़ रहे हैं, 5 लोग पीछे से उसको पकड़ रहे हैं, तो किस केस में उसकी स्पीड यार कम होगी? जब 5 लोग पीछे से पकड़ रहे होंगे और दूसरे रूम में 10 लोग और हों और इसमें 4 लोग हों, तो ऐसे केस में उनसे क्या इस इंसान की स्पीड पर प्रभाव पड़ेगा जो दूसरे रूम में है? नहीं, जिसको पीछे से पकड़ेंगे उनसे ही तो इसकी स्पीड यार कम हो रही होगी। तो यहां पर देखना, जो डेंसिटी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी, इससे ही तो यार इस मॉलिक्यूल की स्पीड पर प्रभाव पड़ रहा होगा, इस वजह से ही तो यार इसकी स्पीड वेरी कर रही होगी। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा खींचेंगे, स्पीड कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होगी, धड़ाम आराम से टकरा पाएगा, तो स्पीड ज्यादा होगी ऐसे केस में। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं, जो नंबर डेंसिटी होगी यहां पर, इस वजह से करेक्शन टर्म आएगी। पॉइंट नंबर 1, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर अट्रैक्टिंग द मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग कोलिजन विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये जो मॉलिक्यूल्स है कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक हो रहे हैं, इनको अट्रैक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स की नंबर डेंसिटी से ये प्रेशर करेक्शन टर्म रिलेटेड होगी। पहली बात ये क्लियर हुआ। इसके अलावा ये जो करेक्शन टर्म पी डैश है, ये फिर से नंबर डेंसिटी के साथ रिलेटेड होगी। इसकी, हाँ, इनकी नंबर डेंसिटी के साथ भी तो यार करेक्शन टर्म रिलेटेड होगी। जो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, तो हर मॉलिक्यूल की कोरस्पॉन्डिंग करेक्शन टर्म मिल रही होगी। ठीक है, तो यार ज्यादा बड़ी हो जाएगी करेक्शन टर्म। कम मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो कम मॉलिक्यूल्स की कोरस्पॉन्डिंग करेक्शन टर्म मिल रही होगी, करेक्शन टर्म की वैल्यू कम मिल जाएगी। तो मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं, जो मॉलिक्यूल्स इनको खींच रहे हैं, करेक्शन टर्म इस पर भी डिपेंड करती है, और जो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, करेक्शन टर्म इन पर भी डिपेंड करती है। और यहां पर बात करनी है डेंसिटी की। किसकी बात करनी है? नंबर डेंसिटी की। ठीक है, तो नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स which are being attracted, इस बात पर भी करेक्शन टर्म डिपेंड करती होगी। बिल्कुल करती होगी यार, तो इसको भी कंसिडर करना चाहिए। लो जी, कंसिडर कर लिया। जो मॉलिक्यूल इनको खींच रहे हैं, इनकी नंबर डेंसिटी पर भी करेक्शन टर्म डिपेंड करती है, और जो मॉलिक्यूल यार टकरा रहे हैं, इनकी डेंसिटी क्या है? हर मॉलिक्यूल की कोरस्पॉन्डिंग करेक्शन टर्म होगी। डेंसिटी ज्यादा है तो करेक्शन टर्म बड़ी होगी, डेंसिटी कम है तो करेक्शन टर्म छोटी होगी। ये जो नंबर डेंसिटी है, ये n/v से इंडिकेट होगी। नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में बात की जाए तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। 2 बार यार ये नंबर डेंसिटी क्यों इंडिकेट की, मैं आपको बता चुका हूं। इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो हर मॉलिक्यूल की कोरस्पॉन्डिंग करेक्शन टर्म मिल रही होगी, मतलब करेक्शन टर्म बड़ी होगी। इनकी डेंसिटी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स का नंबर कम है, तो करेक्शन टर्म की वैल्यू कम होगी। तो ऐसे केस में आप बोल सकते हैं डेंसिटी कम होने से करेक्शन टर्म कम मिलती है, डेंसिटी ज्यादा होने से करेक्शन टर्म ज्यादा मिलती है। तो करेक्शन टर्म, प्रेशर करेक्शन टर्म इस नंबर डेंसिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिल रही है। इसके अलावा जो इनके पीछे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा खींच पाएंगे, करेक्शन टर्म बड़ी मिल जाएगी। इनकी डेंसिटी कम होगी, कम खींच पाएंगे, एफ अट्रैक्शन कम होगी, तो उस केस में करेक्शन टर्म क्या होगी? छोटी होगी। जी हाँ, तो इस प्रकार से नंबर डेंसिटी 2 बार हमें कंसिडर करनी होगी, इनके लिए। मामला क्लियर है? तो यहां से हमें यार पी डैश क्या मिल रहा होगा? पी डैश इज डायरेक्टली रिलेटेड टू n²/v²। पी डैश हमें मिल रहा होगा। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक कर दें, कोई कांस्टेंट आएगा। हाँ, वैन डर वाल भैया के नाम से एक कांस्टेंट डाल दो, पी डैश इज इक्वल टू n²/v² into a। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड वैन डर वाल कांस्टेंट। वैन डर वाल कांस्टेंट
it is measure of force of attraction between गैस molecules। ए की वैल्यू ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ज्यादा है। ए की वैल्यू कम है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। मामला क्लियर हुआ? क्या ये कहानी आपको क्लियर हुई? ए की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ ए क्या होगी? देखिए, मान लेते प्रेशर की यूनिट है एटीएम। देखिए, एटीएम प्रेशर की यूनिट है। मोल के लिए मोल पावर 2 है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने क्या यूज किया? मोल यूज किया, पावर 2 है। वॉल्यूम मान लेंगे लीटर में, लीटर यूनिट के साथ है, पावर 2 है। तो यहां बात करनी है यूनिट ऑफ ए की। तो इन सबको यार लेफ्ट साइड भेज देंगे, तो यूनिट ऑफ ए क्या मिल रही होगी? यूनिट ऑफ ए मिल रही होगी एटीएम लीटर स्क्वायर। मोल नीचे है, मोल 2 नीचे है, तो मोल -2 कहां होगा? ऊपर होगा। तो इस प्रकार से यार इस यूनिट के साथ ए मिल रहा होगा। याद कर लो, इसे याद कर लो, इसे याद कर लो, ठीक है। इतना अगर आपने याद कर लिया है तो हमारे पास क्या है? पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस प्रेशर करेक्शन टर्म पी डैश, मतलब यहां से मिलता है पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर। पी डैश की वैल्यू यहां डालने के बाद, पी डैश के एक्सप्रेशन को यहां पर यार यूज करने के बाद हमें ऐसा कुछ मिल रहा है। इसे भी नोट कर लो। चले आगे। तो इस प्रकार से यार गैस पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो इस केस में प्रेशर करेक्शन टर्म मिल रही होगी। रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस के प्रेशर से कम मिल रहा होगा, तो इसमें कुछ ऐड करेंगे, करेक्शन टर्म को ऐड किया जाएगा, तब ये प्रेशर आइडियल गैस के प्रेशर के इक्वल मिल पाएगा। ये कहानी क्लियर है। दूसरी मिस्टेक जो मैक्सवेल भैया से हुई थी, उस मिस्टेक को भी यार ठीक करने का वक्त आ गया है। वैन डर वाल्स भैया ने इस मिस्टेक को ठीक किया, वॉल्यूम करेक्शन टर्म को इन्वॉल्व किया। देखिए, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर ले, पहले एक मॉलिक्यूल की बात कर लेंगे, फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर लेंगे, आपके लिए ज्यादा आसान होगा। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल एट एन इंस्टेंट विल नॉट बी अवेलेबल टू अनदर मॉलिक्यूल एट सेम टाइम फॉर मूवमेंट। जो स्पेस मैंने ऑक्यूपाई कर रखा है, इस जगह में यार कोई दूसरा इंसान नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं? ये स्पेस मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। ऐसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स भी यार एक डेफिनेट स्पेस को एक्सक्लूड कर रहे होंगे। हाँ, थियोरेटिकली तो यही मानना होगा, एक डेफिनेट स्पेस को एक्सक्लूड कर रहे होंगे। तो उस डेफिनेट स्पेस को यार हम यहां पर देखिए कैलकुलेट करना होगा। वैन डर वाल्स ने कैसे कैलकुलेट किया? उसने यार बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन मानते हुए उस स्पेस को कैलकुलेट कर लिया। क्या आप भी कैलकुलेट करना चाहते हैं? कर लेंगे हम। एवरी मॉलिक्यूल एक्सक्लूड्स ए सर्टेन वॉल्यूम फॉर ऑल अदर मॉलिक्यूल दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। देखिए किस प्रकार से इस डेफिनेट स्पेस को यहां पर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, जो कि एक्सक्लूड हो रहा होगा, हर मॉलिक्यूल एक्सक्लूड कर रहा होगा। इस प्रकार से बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन की जाए बात, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये इसके साथ कोलाइड करता है, ठीक है। हानि क्लियर है? मतलब दो ही मॉलिक्यूल अगर कोलाइड करते हैं एक साथ, तो इसे बोला जाएगा बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन। क्या बोलेंगे इसको? इसको बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन बोलेंगे। तो बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन के दौरान इस स्पेस में देखिए, इस स्पेस में दो ही मॉलिक्यूल होंगे। ये किसने कंसिडर किया? वैन डर वाल्स ने। इसमें दो ही मॉलिक्यूल मिल रहे होंगे।
दो ही मॉलिक्यूल मिल रहे होंगे। जो बिगर स्फीयर हमने ड्रॉ किया है, इसका रेडियस इनके डायमीटर के इक्वल होगा। हाँ, डायमीटर कितना हुआ ये देखिए, छोटे स्फीयर का गैस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होगा, ये मान लेते हैं ये है 2r। r इसका रेडियस है, तो डायमीटर क्या होगा, 2r होगा। बड़े स्फीयर का जो रेडियस है, ये कैपिटल R है। बड़े स्फीयर का जो रेडियस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल R है, तो यहां से हमें बिल्कुल साफ मिलता है कैपिटल R इज इक्वल टू 2r। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। कोई डाउट है क्या? अगर इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो ये सुनिए, ये वाली कहानी तो बिल्कुल आसान है। अब आप मुझे बताइए, ये स्मॉलर स्फीयर है और ये बिगर स्फीयर है। ये क्या है? बिगर स्फीयर है। ध्यान से बताइएगा मुझे, दिमाग लगाकर। ये एक और स्मॉलर स्फीयर है, ये इसके साथ कब कोलाइड कर रहा होगा? कब कोलाइड करेगा इसके साथ? जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ध्यान से सुनना मेरी बात समझ आए तो तभी यकीन करना है। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, ये d। अगर ये d इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, ये d 2r के इक्वल है, कोलिजन हो जाएगा। और 2r से कम हुआ तब भी कोलिजन हो जाएगा, है ना। 2r से कम हुआ या 2r के इक्वल हुआ तब कोलिजन हो जाएगा। लेकिन ये d अगर ज्यादा है, 2r से ज्यादा है, तो ऐसे केस में कोलिजन नहीं होगा। लेकिन ये d लेस और इक्वल टू 2r है। देखिए, ये d 2r के इक्वल है, ये वाली कंडीशन तो आपके सामने है। यहां d 2r के इक्वल है। मॉलिक्यूल्स के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है? 2r है। तो ऐसे केस में यार देखना, ये कोलाइड कर रहे हैं। और 2r से कम है तब भी कोलाइड कर रहे होंगे। ऐसे केस में कोलिजन होगा, ऐसे केस में कोलिजन नहीं होगा। यानी कोलिजन होने के लिए सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये 2r होना चाहिए। इसी कंडीशन को मानते हुए वैन डर वाल भैया ने क्या माना? इन्होंने माना कि स्पेस के अंदर यार दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने बायमोलिकुलर कोलिजन्स को कंसीडर किया। इसके अलावा, जैसे इसके साथ ये कोलाइड कर रहा है, इसके अलावा कोई और मॉलिक्यूल नहीं होगा, इसके अलावा कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा। मतलब टोटल 3 मॉलिक्यूल नहीं होंगे स्पेस के अंदर। कहानी क्लियर है? ये इसके साथ कोलाइड कर रहा है तो इसके अलावा कोई और मॉलिक्यूल नहीं होगा। इसने बायमोलिकुलर कोलिजन्स को कंसीडर किया। बायमोलिकुलर कोलिजन्स आर कंसीडर्ड। ठीक है। ये कंसीडर करते हुए उन्होंने बताया कि अगर इस स्पेस में 2 ही मॉलिक्यूल ले सकते हैं तो वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 2 मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 2 मॉलिक्यूल्स कितनी होगी? वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 2 मॉलिक्यूल्स कितनी होगी? 2 मॉलिक्यूल ने कितने वॉल्यूम को एक्सक्लूड किया? इन्होंने कहा कि इस वॉल्यूम में यार ये 2 ही रहने वाले हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ने कितने वॉल्यूम को एक्सक्लूड किया? इतने वॉल्यूम को एक्सक्लूड किया, यानी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, इतने वॉल्यूम को 2 मॉलिक्यूल ने एक्सक्लूड कर दिया। कोई टेंशन नहीं है। अगर हम मॉलिक्यूल के रेडियस की टर्म्स में बात करें तो जो कैपिटल R है ये 2 इंटू स्मॉल r के इक्वल है। तो 4/3 पाई 2 इंटू स्मॉल r क्यूब, यहां से क्या मिल रहा होगा? 4/3 पाई 8 बार आ जाएगा, 2⁻³ है तो 8 बार आ जाएगा r क्यूब। यहां से देखना, 2 मॉलिक्यूल्स ने यार इतनी वॉल्यूम को एक्सक्लूड किया है। एक मॉलिक्यूल ने कितनी वॉल्यूम को किया एक्सक्लूड, इसकी बात करनी हो
वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय वन मॉलिक्यूल। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो। दो मॉलिक्यूल ने इतनी वॉल्यूम को एक्सक्लूड किया तो एक मॉलिक्यूल ने कितनी वॉल्यूम को किया एक्सक्लूड? इसको 2 से कर दो डिवाइड। 4/3 पाई इंटू 8 इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2। 2 4 जा 8। यहां से देखना क्या मिलता है, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो है वॉल्यूम को क्या कर रहा होगा, एक्सक्लूड कर रहा होगा। 4 गुना अपनी एक्चुअल वॉल्यूम से वॉल्यूम को क्या कर रहा होगा, एक्सक्लूड कर रहा होगा। इसकी एक्चुअल वॉल्यूम ये है, मॉलिक्यूल की एक्चुअल वॉल्यूम ये है। कोलिजन्स की वजह से बायोमोलिकुलर कोलिजन्स हो रहे होंगे, इनको कंसिडर करते हुए, इस बिगर स्फीयर को मानते हुए, इस कंडीशन को मानते हुए, कोलिजन की ये वाले कंडीशन को कंसिडर करते हुए हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि अपनी एक्चुअल वॉल्यूम से 4 गुना वॉल्यूम से यार वॉल्यूम एक्सक्लूड हो रही होगी। हर मॉलिक्यूल के लिए ऐसा होगा? हाँ, ये तो हमने एक मॉलिक्यूल के लिए बात की है। एक मोल के लिए बात करना चाहे और यार फिर उसके बाद n मोल्स के लिए बात करना चाहे, n मोल्स के लिए बात कर लेंगे तो जनरलाइज हो जाएगा। क्वेश्चन में कितने भी मोल होंगे तो यार हम पुट करते हुए यहां से वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय n मॉलिक्यूल्स फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। तो फिलहाल ये देखिए, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय वन मॉलिक्यूल ये है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है। ये एक्चुअल वॉल्यूम है। अपनी एक्चुअल वॉल्यूम से 4 गुना वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल ने यार एक्सक्लूड कर दी है। अब हम वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 1 मोल की बात कर रहे होंगे, तो वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 1 मोल और Na मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, Na से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na से मल्टीप्लाई करना होगा। इस चीज को 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na को यार B बोलते हैं। एक मोल ने जितनी वॉल्यूम को एक्सक्लूड किया, इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को वैंडरवॉल कांस्टेंट B बोलते हैं। ये भी वैंडरवॉल कांस्टेंट है, इसको वैंडरवॉल कांस्टेंट B बोलते हैं। इट इज मेजर ऑफ वॉल्यूम। ये वॉल्यूम को मेजर करता है। B की वैल्यू ज्यादा है तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज्यादा होगी, B की वैल्यू कम है तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कम होगी। B की वैल्यू ज्यादा, इसका क्या मतलब है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है ये ज्यादा है। B की वैल्यू कम हो तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। कहानी क्लियर है। यूनिट ऑफ B क्या होगी, अगर B की यूनिट पर कमेंट करना हो, B यार एक मोल की वॉल्यूम ही तो है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ही तो है, तो यूनिट ऑफ B की बात करें तो वॉल्यूम की तो यूनिट मिल रही होगी। यूनिट ऑफ B क्या होगी, वॉल्यूम की यूनिट लीटर है, एक मोल की वॉल्यूम है, एक मोल की एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है तो लीटर पर मोल। हाँ, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट कि वैंडरवॉल कांस्टेंट B की यूनिट बता दो, कि वॉल्यूम ही तो है, कितने मोल की, एक मोल की है, तो लीटर पर मोल इसकी यूनिट हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। अब देखना, ये जो B का एक्सप्रेशन है इसको याद भी कर लो, B इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। इसको याद भी कर लो, याद कर लोगे तो आसान रहेगा, पेपर में सिर नहीं खुजलाओगे, ठीक है। याद कर लो, जो काम पहले ही आपको करके जाना है इसको कर लो यार, नहीं तो पेपर में परेशानी होगी। पहले इसको सोचोगे, हाँ B का एक्सप्रेशन ऐसा कुछ था, फिर वैल्यू पुट करोगे, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक यार आपको पहले से पता हो, खट से आपको याद आ जाए B का एक्सप्रेशन ये है, वैल्यू डालो, तुरंत आंसर, झट से आंसर मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 1 मोल और Na मॉलिक्यूल्स हमें मिल चुकी है। अब अगर हमें N मोल्स की कोरेस्पोंडिंग बात करनी हो तो वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय N मोल्स की बात करनी हो तो N से मल्टीप्लाई करना होगा।
4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू NA इंटू n से मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर आप b को n से मल्टीप्लाई कर दो, n भी मिल जाएगा आपको। हाँ, आपको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मिल जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगी, अब बताइए आप मुझे, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए कितनी वॉल्यूम अवेलेबल होगी। देखिए, कंटेनर की वॉल्यूम V है, तो कंटेनर की वॉल्यूम में से गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम को हमें करना होगा माइनस। कंटेनर की वॉल्यूम में से हमें गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम, कौन सी वॉल्यूम को? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को, जो गैस पार्टिकल ने यार दूसरे पार्टिकल्स के लिए, एक दूसरे के लिए एक्सक्लूड कर दी होगी, इसे माइनस करना होगा। मतलब टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को माइनस करना होगा, तभी तो अवेलेबल वॉल्यूम मिल जाएगी मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स के लिए। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को, टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को n मोल्स के लिए माइनस करना होगा, और इसकी जो वैल्यू है ये आप सब जानते हैं, अभी अभी फाइंड की है, NB है। यानी यहां से वॉल्यूम ऑफ गैस आपको क्या मिल जाएगी? V कंटेनर माइनस NB, ये मिल जाएगी। ये लीजिए, गैस की वॉल्यूम हमें रियल गैस के केस में मिल चुकी है। मामला क्लियर हुआ। अब क्या करने वाले हैं? अब हम यार प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन को कंसीडर करने के बाद आइडियल गैस इक्वेशन को पेश करने वाले हैं। तो लिखिए इसमें, बाय डूइंग प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन, वैंडरवॉल गैस इक्वेशन, वैंडरवॉल और रियल गैस इक्वेशन कैन बी expressed as वैंडरवॉल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन को इस प्रकार से शानदार अंदाज में एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू nRT। या आइडियल गैस के प्रेशर को PI को रिप्लेस करना होगा, किससे रिप्लेस करना होगा? PI किसके इक्वल है? P रियल प्लस n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर, इसके इक्वल है। तो वैंडरवॉल गैस इक्वेशन के लिए इसको रिप्लेस करना होगा इससे। ये क्या है? ये वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स है। आइडियल गैस का केस है तो एक कंटेनर की वॉल्यूम है, क्योंकि गैस पार्टिकल्स की खुद की तो कोई वॉल्यूम होगी नहीं। लेकिन रियल गैस के केस में वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल्यूम के इक्वल नहीं है। कुछ वॉल्यूम को खुद भी ये ऑक्यूपाई कर रहे होंगे और यार वॉल्यूम को एक्सक्लूड कर रहे होंगे। तो हमें क्या करना होगा? इस V को रिप्लेस करना होगा कंटेनर की वॉल्यूम माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से, तभी तो फ्री वॉल्यूम मिल पाएगी, जो वॉल्यूम अवेलेबल है गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए। तो इस V को यार माइनस करना होगा V कंटेनर में से हमें NB को माइनस करना होगा, तभी तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स हमें मिल पाएगी। यानी हमें यार शानदार अंदाज में इस प्रकार से इनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद P रियल प्लस n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB, ये V क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। और इसमें से देखना यार, इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को माइनस कर ही दिया गया है। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मोल्स है, इसे माइनस कर ही दिया गया है, इज इक्वल टू nRT। हाँ,
ये किसके इक्वल होगा, एनआरटी के इक्वल होगा, यानी ये शानदार इक्वेशन हमें यार वैन डर वाल गैस इक्वेशन मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। याद कर लो यार, याद करने में कोई बेईमानी नहीं करनी है। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये आप याद करते चलेंगे तो न्यूमेरिकल्स भी आपसे यार सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल से भी आपको प्यार हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स में भी आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। याद कर लिया है आपने, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब सुनिए, वैन डर वाल गैस इक्वेशन को अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन की बात करें। एट वेरी लो प्रेशर, प्रेशर बहुत कम है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है बहुत कम प्रेशर है। एट वेरी लो प्रेशर वॉल्यूम इज लार्ज, कंटेनर की वॉल्यूम काफी ज्यादा होगी, पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे और पार्टिकल की खुद की जो वॉल्यूम होगी, जिस वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, या टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में काफी कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम कंटेनर की क्या है, काफी ज्यादा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में पार्टिकल दूर होंगे तो एफ अट्रैक्शन भी जीरो होगी और यार एक्सक्लूड होने वाली वॉल्यूम भी टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगी। ऐसे केस में एन स्क्वेयर ए बाय वी स्क्वेयर, ये जो प्रेशर करेक्शन टर्म है एंड एन बी वॉल्यूम करेक्शन टर्म, बोथ कैन बी नेग्लेक्टेड। फाइनली इट इज रिड्यूस्ड टू आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए, अगर यार वॉल्यूम वेरी लार्ज दे रखी है तो ऐसे केस में जो वैन डर वाल गैस इक्वेशन है इसमें प्रेशर करेक्शन टर्म और वॉल्यूम करेक्शन टर्म को आप इग्नोर कर दो, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। इसे आप इग्नोर कर दो, नो टेंशन, इसे आप इग्नोर कर दो, नो टेंशन। यानी दिस इक्वेशन हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। गैस यहां पर यार ये वाला बिहेवियर एग्जिबिट कर रही होगी। वॉल्यूम काफी ज्यादा है, कंटेनर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंटेनर है, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे, डिस्टेंस ज्यादा होगा, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस जो है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है ये ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा हुआ, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो ऐसे केस में ये जो एफ अट्रैक्शन है ये नेग्लिजिबल हो जाएगी। हाँ, एफ अट्रैक्शन क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। एफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट क्या होगी, जीरो होगी, जीरो होगी। ये डी ज्यादा होने से एफ अट्रैक्शन क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी, पहली बात। और जो यार एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है जो एन बी है, इस वी के रिस्पेक्ट में, इस वी के रिस्पेक्ट में, इस लार्ज वी के रिस्पेक्ट में जो एन बी है ये काफी कम होगी, काफी कम होगी। तो ऐसे केस में वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से इस एन बी को माइनस करना होगा। तुम बोल सकते हैं v माइनस एन बी, जो v माइनस एन बी होगा इस केस में, ये v माइनस एन बी को इग्नोर करने के बाद, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में काफी कम है, इसको इग्नोर करने के बाद यार ऑलमोस्ट क्या मिल रहा होगा, ये ऑलमोस्ट v मिल रहा होगा। मामला क्लियर है। तो इस प्रकार से यार हमें प्रेशर करेक्शन टर्म और वॉल्यूम करेक्शन टर्म दोनों को ही क्या कर देना होगा, इग्नोर कर देना होगा। मामला क्लियर है। तो आगे चलते हैं। मॉडरेट प्रेशर हुआ तो क्या करेंगे। अगर हम यार ज्यादा वॉल्यूम थी, वेरी लो प्रेशर था, वॉल्यूम इज वेरी लार्ज, ठीक है ना, लार्ज वॉल्यूम थी, V इज लार्ज और प्रेशर इज वेरी लो, वॉल्यूम इज वेरी लार्ज, प्रेशर इज लो, ऐसा था। तो ऐसा काम करेंगे। लेकिन यार अगर मॉडरेट प्रेशर होगा, अगर मॉडरेट रेंज में वॉल्यूम मिल रही होगी तो क्या होगा। अगर प्रेशर को इंक्रीज किया गया होगा, पहले तो प्रेशर क्या था, लो था, वेरी लो था। अगर प्रेशर को इंक्रीज किया गया होगा, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे मॉडरेट रेंज तक, प्रेशर को इंक्रीज आपने किया, बट स्टिल इट इज वेरी हाई, बट स्टिल V इज वेरी हाई। क्या ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। मॉडरेट प्रेशर रेंज में भी V जो है, V इज वेरी हाई, V इज वेरी हाई, सो दैट NB
एनबी कैन बी नेग्लेक्टेड। मॉडरेट प्रेशर रेंज में एनबी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। आपने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया, वॉल्यूम को डिक्रीज किया, लेकिन अब भी मॉडरेट प्रेशर रेंज में, कहीं पर लिखा हो मॉडरेट प्रेशर रेंज है और बी की वैल्यू नहीं दे रखी हो, तब भी एनबी की जो वैल्यू है, एनबी की जो वैल्यू है यार, ये वी के रिस्पेक्ट में इग्नोर हो जाएगी। तो देखना इग्नोर हो जाएगी, तो इक्वेशन यार ये अप्लाई करनी है। ऐसे केस में आपको बी की वैल्यू न्यूमेरिकल में दे नहीं रखी होगी, इग्नोर कर दो, कोई टेंशन नहीं है। और वैसे भी आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ए और बी का आप कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बहुत छोटी मिल रही होगी। मॉडरेट प्रेशर रेंज में आप बी वाली टर्म को इग्नोर कर देंगे। इन जनरल ए एंड बी का कंपैरिजन करने पर बी की वैल्यू यार बहुत छोटी मिलती है। तो मॉडरेट प्रेशर रेंज में आप ए को इग्नोर करेंगे, या ए वाली टर्म को इग्नोर करेंगे, या फिर आप बी वाली टर्म को इग्नोर कर रहे होंगे। ए वाली टर्म ये है, बी वाली टर्म ये है। बी की वैल्यू अगर यार बहुत छोटी होगी और ये वी जो है अब भी इस एन बी से क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में आप इसको उड़ा देंगे। न्यूमेरिकल में यार बी की वैल्यू आपको नहीं दी होगी, यही अंदेशा होगा मॉडरेट प्रेशर रेंज का, यानी यहां पर आपको बी उड़ा देना है और बिंदास न्यूमेरिकल को सोल्व कर देना है। आप फाइनल आंसर तक यार पहुंच ही जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। चलिए इसके बाद बात कर रहे होंगे एट वेरी हाई प्रेशर क्या करना होगा। ऑन फर्दर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम टू ए वेरी स्मॉल वैल्यू एनबी कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। अगर यार वी को डिक्रीज करते जाएं यानी पी काफी ज्यादा हो जाएगा। हाँ, वी को डिक्रीज करने पर पी काफी ज्यादा हो जाएगा। हाई प्रेशर रेंज में बात कर रहे हैं, एनबी पहले से कम है ही, तो क्या v की छोटी वैल्यू के रिस्पेक्ट में एनबी को इग्नोर कर पाएंगे? नहीं, इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में प्रेशर अगर काफी ज्यादा मिल रहा है तो वी कैन नेग्लेक्ट एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू हाई प्रेशर। विद रिस्पेक्ट टू हाई प्रेशर हम यार एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर को इग्नोर कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम, बट प्रेशर इज स्टिल वेरी हाई इन कंपैरिजन टू एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर। हाँ, इसके कंपैरिजन में पी ज्यादा है, देयरफॉर एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू हाई प्रेशर। इस हाई प्रेशर के रिस्पेक्ट में यार प्रेशर करेक्शन टर्म को इग्नोर किया जा सकता है, यानी P प्लस एन स्क्वेयर ए बाय वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। हाई प्रेशर है तो ऐसे केस में इसको इग्नोर किया जाएगा। और यार आपको यहां से देखना एप्लीकेबिलिटी ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन मिल जाएगी, और आपको यार क्वेश्चन में हिंट ये मिलेगा कि ए की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, मतलब इसे यूज ही नहीं करना है, तो ए की वैल्यू को क्यों दिया होगा। तो ऐसे केस में आप यार बिंदास इसको अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। हिंट क्या दिया होगा? हिंट ये दिया होगा आपको न्यूमेरिकल में ए की वैल्यू नहीं दी होगी। ऐसा केस है तो आपको बी की वैल्यू नहीं दी होगी। चले आगे देखिए, स्पेशल केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन में आप इसको भी देख लो। हाइड्रोजन और हीलियम से रिलेटेड जब भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा हो तो ऐसे केस में स्मॉल साइज की वजह से, कम इंटरेक्शन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल इज वेरी लेस, काफी कम होगी। छोटे साइज हैं हाइड्रोजन के और हीलियम की, इस वजह से यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होगी। जो अट्रैक्शन वाली जो टर्म है जिससे प्रेशर डिक्रीज होता है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। ऑलवेज एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर, हाँ यही तो है प्रेशर करेक्शन टर्म, इसको इग्नोर किया जाएगा। हाइड्रोजन हीलियम के केस में जब भी आप वैन डर वाल गैस इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो, इसको अप्लाई कर रहे हो, तो यार प्रेशर करेक्शन टर्म जो ये है एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर, इसको आप इग्नोर कर दें बिंदास। इसको आप क्या करते, इग्नोर कर दें, कोई टेंशन नहीं है, और आपको यार मिल जाएगी।
ऐसी इक्वेशन आपको मिल जाएगी जिसको अप्लाई करना है और बिंदास फाइनल आंसर तक आपको पहुंच जाना है। नो टेंशन, इसे अप्लाई कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, मॉलिक्यूल का साइज काफी कम है तो ऐसे केस में यार इंटरेक्शन उतनी नहीं रही होंगी, क्या आप इसको कंसिडर करें? हाँ, इग्नोर करना चाहे तो आप इसको इग्नोर कर पाएंगे, बिंदास आप इसको इग्नोर कर दें, क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। याद रखना ये बात। अब देखिए ए एंड बी की क्या सिग्निफिकेंस है, वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है बट फिर भी आप देखना चाहते हैं देख लें। ए रिप्रेजेंट्स इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब क्या है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ए की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ए की वैल्यू कम है, इसका क्या मतलब है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। बताइए मामला क्लियर है कि नहीं है? और इन जनरल ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बहुत बड़ी होती है। ए की यूनिट क्या है बताया जा चुका आपको। ए की यूनिट क्या है? एटीएम लीटर स्क्वायर मोल -2, याद है ना आपको? पी डैश एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर की इक्वल है। इसकी यूनिट क्या है? एटीएम, इसके लिए लीटर स्क्वायर, इसके लिए यार मोल स्क्वायर। तो यहां से आपको यूनिट ऑफ ए क्या मिल रही हुई? एटीएम लीटर स्क्वायर मोल -2 ये मिल रही होगी। मामला क्लियर है? ये भी पहले ही हमारी बातचीत में हम देख चुके हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट बी, बी किसके इक्वल है? बी मोलिकुलर साइज को मेजर करता है। बी 4 × 4/3 πr³ × Na के इक्वल है। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल है। ये क्या? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल है। ये क्या करता है? ये मोलिकुलर साइज को करता है मेजर। बी रिप्रेजेंट्स द मोलिकुलर साइज। बी की वैल्यू ज्यादा, इसका क्या मतलब है? मोलिकुलर साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। बी की वैल्यू कम है, मतलब मोलिकुलर साइज क्या होगा? बी की वैल्यू ज्यादा, मोलिकुलर साइज ज्यादा होगा। बी की वैल्यू कम है, मोलिकुलर साइज कम होगा। बी मोलिकुलर साइज के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिल रहा है। बी की वैल्यू ज्यादा, मोलिकुलर साइज ज्यादा होगा। बी की वैल्यू कम है, मोलिकुलर साइज कम होगा। कहानी क्लियर है? अब यार ए एंड बी की वैल्यूज को कंपेयर करना हो तो हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट केसेस हैं। जैसे ध्यान से सुनना, पहले हम ए की वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होंगे। हाइड्रोजन हीलियम का केस है, या ज्यादा एटम अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो देखना इसके लिए वैल्यू क्या मिल रही होगी? ज्यादा मिल रही होगी। देख लो जल्दी से। कंपैरिजन ऑफ ए की बात की जाए, इस तरफ कंपैरिजन ऑफ ए की बात की जाए तो H2 के लिए की वैल्यू हीलियम से क्या है? ज्यादा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड N2 और O2 के लिए यार ए को कंपेयर करना हो। देख लो N2 कार्बन मोनोऑक्साइड और O2 के लिए ए को कंपेयर करना हो। प्रैक्टिकल डेटा आपके सामने, इसमें पोलैरिटी रहती है। C पर माइनस चार्ज, O पर प्लस चार्ज है। तो यहां देखना अट्रैक्शन क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है। CO के लिए A की वैल्यू ज्यादा मिलती है। और इसके बाद देखना, इसके बाद यार N2O2 के लिए A की वैल्यू को कंपेयर करना हो तो N2 के लिए A की वैल्यू ज्यादा मिलती है O2 से। ये ऑर्डर मिलता है। ऐसा क्यों मिलता है? नाइट्रोजन का साइज यार बड़ा होता है ऑक्सीजन से, इंटरेक्शन ज्यादा मिल रही होंगी। तो प्रैक्टिकल डेटा तो ये कहना चाहता है, वैल्यूज वैसे आसपास है लेकिन फिर भी ये वाली वैल्यू ज्यादा। इसका क्या मतलब? इसके मोलिकुलर साइज की वजह से यहां देखिए इंटरेक्शन ज्यादा रही होंगी। ये बड़ा है तो ज्यादा सरफेस यार कॉन्टेक्ट में आया होगा, तो इस वजह से यार इंटरेक्शन ज्यादा रही होंगी। तो इसके लिए ए की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। हीलियम, नियोन, आर्गन, मोलिकुलर साइज इंक्रीज हो रहा होगा, इंटरेक्शन ज्यादा मिल रही होंगी। तो यहां देखिए ये ऑर्डर मिल रहा होगा। इसके बाद अमोनिया CO2 को कंपेयर किया जाए। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनफैक्ट इन तीनों को कंपेयर किया जाए
अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके लिए की वैल्यू ज्यादा होगी। और देखना CO2 का मास ज्यादा है किससे, CH4 से, तो इस केस में इसके कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेक्शन होगी। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और CO2 लीनियर है, ज्यादा सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में मिल रहा होगा, साथ में इसका मास भी ज्यादा है। इसके बाद CO2, इसके बाद मीथेन CH4 मिल रहा होगा। कहानी क्लियर है? आगे चलें, आगे देखिए, एल्कोहल एंड H2O के लिए की वैल्यू को कंपेयर करना हो तो एल्कोहल के लिए की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा एटम्स है, ज्यादा सरफेस कॉन्टेक्ट में आएगा, इसके लिए की वैल्यू ज्यादा है। CCl4 C6H6, ठीक है, यहां देखना CCl4 के लिए की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ये भारी भरकम एटम्स इसके साथ अटैच्ड मिल रहे हैं, तो ज्यादा सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में मिल रहा होगा, तो CCl4 के लिए की वैल्यू ज्यादा मिल रही होगी। कंपैरिजन ऑफ बी की बात करें, कंपैरिजन ऑफ बी की बात की जाए तो देखिए, हाइड्रोजन हीलियम के लिए बी की वैल्यूज को कंपेयर करें, मॉलिक्यूलर साइज की बात करें, यहां 2 एटम है, इसलिए H2 की बी की वैल्यू हीलियम की बी की वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी। मामला क्लियर है? यहां देखिए N2 और O2 का कंपैरिजन किया जाए, O2 कहां है, O2 यार यहां है, O2 यहां है और N2 यहां है। नाइट्रोजन एटम्स ऑक्सीजन एटम से बड़े हैं, तो देखना इसके लिए बी की वैल्यू ज्यादा होगी। मॉलिक्यूलर साइज जो है ये हमें देखना होगा, तो ये आंसर आएगा। प्रैक्टिकल डेटा भी हमें यही कहता है। हीलियम, नियोन, आर्गन डाउन द ग्रुप मूव करने पर यार एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा होगा। अगर यार साइज इंक्रीज कर रहा होगा तो बी की वैल्यू बड़ी मिल रही होगी। कहानी क्लियर है? और देख लो, अमोनिया, CO2, CH4, इनका कंपैरिजन किया जाए तो CO2 लीनियर है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, इस प्रकार से देखना लीनियर है, काफी लंबा है, ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो CO2 के लिए यार बी की वैल्यू जो है ये देखना इन तीनों में सबसे ज्यादा है, तो CO2 के लिए बी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। अमोनिया और CH4 को कंपेयर किया जाए, अमोनिया और CH4 को कंपेयर किया जाए तो देखना प्रैक्टिकल डेटा ये कहता है अमोनिया के लिए बी की वैल्यू ज्यादा है, CH4 के लिए बी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बताइए ये कहानी क्लियर है कि नहीं? अमोनिया के लिए जो बी की वैल्यू है, ये CH4 के लिए जो बी की वैल्यू इससे क्या है, ज्यादा है। आगे देख लो, मिथाइल अल्कोहल और पानी को कंपेयर किया जाए तो बी की वैल्यू किस केस में ज्यादा होगी? मिथाइल अल्कोहल और पानी को कंपेयर किया जाए, यहां ज्यादा एटम्स मिल रहे हैं तो इसके लिए बी की वैल्यू ज्यादा मिल रही होगी। CH3OH मिथाइल अल्कोहल के लिए बी की वैल्यू ज्यादा मिल रही होगी। CCl4 और C6H6 का कंपैरिजन किया जाए बी की वैल्यू का, तो CCl4 के साथ भारी भरकम एटम्स कनेक्टेड हैं, क्लोरीन एटम्स, बड़े एटम्स कनेक्टेड हैं, तो इसके लिए बी की वैल्यू यार C6H6 से क्या होगी, ज्यादा होगी। कुछ चीजों को आप देखकर बता सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हो, और कुछ का कंपैरिजन तो यार प्रैक्टिकल डेटा से ही होगा, आप देखकर नहीं बता पाओगे। किस मॉलिक्यूल ने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया, इसने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया है, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, और एटॉमिक साइज भी अलग है, तो आप देखकर नहीं बता पाओगे। तो ऐसे केस में यार हमें प्रैक्टिकल डेटा का ही सहारा लेना होगा। तो जो ए एंड बी की वैल्यूज का कंपैरिजन हमारे सिलेबस में है, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज के साथ डील करना हमें आना चाहिए, ये कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया है। उम्मीद है आपने भी इस पर एक झलक डाली होगी और इसको यार बिंदास अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगले सेशन में, अगली मुलाकात में हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की बात कर रहे होंगे और इनसे रिलेटेड प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स को जान रहे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया है। कितने लेक्चर्स और लग रहे होंगे? लास्ट लेक्चर में यार हम बची हुई सारी बातों को डिस्कस कर रहे होंगे, यानी 2 लेक्चर्स पेंडिंग है। कितने लेक्चर्स पेंडिंग है? 2 लेक्चर पेंडिंग है। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है।
एस ब्लॉक एलिमेंट्स पैरेलली मैंने स्टार्ट कर दिया है। आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को स्पीड अप करने के लिए मैंने यार एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पैरेलली स्टार्ट कर दिया है। एस ब्लॉक के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। ये खुशी की बात है हमारे लिए, ठीक है। स्टार्ट हो रहे हैं। तो तैयार हो जाइए। इसके साथ साथ ये तो अच्छी बात है ही कि इसके अलावा और भी कुछ है मेरे पास आपके बताने के लिए, आपको बताने के लिए। बिल्कुल है। थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स की शूटिंग चल रही है। अरे वाह, थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स की भी शूटिंग चल रही है। मजा आ जाएगा। जी हाँ, मतलब ये भी क्या पैरेलली स्टार्ट हो? जी हाँ, ये भी पैरेलली स्टार्ट होगा। तो ये तो मैंने 11th क्लास के बच्चों के लिए गुड न्यूज रिवील की है, ठीक है। अच्छी न्यूज होगी मुझे लगता है। रात भरी सांस आपको आएगी इसके बाद। 12th क्लास वाले बच्चों, 12th क्लास स्टूडेंट्स, आपका सिलेबस यार स्लो हो गया थोड़ा सा, है ना। सरफेस के बाद से कोई लेक्चर आपको मिल नहीं पाया है। टेंशन मत लो, कल आपको मिल रहा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर। और परसों से, है ना, डे आफ्टर टुमारो, हम यार डे आफ्टर टुमारो हम स्टार्ट कर रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम जल्दी ही पैरेलल क्लासेस में मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो पैरेलल क्लासेस में ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर रहे होंगे। ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर रहे होंगे। मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि आपका सिलेबस हो जाएगा, मुझे तो कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी यार जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे और शानदार अंदाज में पढ़ाई करते हुए आगे चल रहे होंगे। हिम्मत नहीं हारी होगी, जोश आपके अंदर भी कायम होगा। मेरे अंदर तो कायम है ही, आपके अंदर भी यार जोश कायम होगा। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।